गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। मौजूदा कौमी असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होने में एक माह रह गया है। निगरान सेटअप के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन बातचीत जारी है। JUIF की जानिब से पीपल्स पार्टी और नून लीग के राबतों पर इतराज़ किया गया तो वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके इनको मनाने की कोशिश की। नवाज शरीफ भी दौरा सऊदी अरब से वापसी पर दुबई में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके उनको इतमाद में लेंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़। आज वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को मुकम्मल होगी और आइंदा इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन दे देगा। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से, वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे कि इसके बगैर अंधेरे रहेंगे, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म तो पुरुम्मीद हैं कि इलेक्शन कमीशन अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन की तारीख दे देगा, लेकिन हुकूमती सफ़ों में ये खदशात मौजूद हैं कि जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सेटअप ने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए तो यही तजुर्बा वफाक में भी किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा है कि निगरान सेटअप किसी सूरत में आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। 8 अगस्त को असेंबलियाँ तहरीर करने की तजवीज़ दे दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना यह है कि कबल उस वक्त असेंबलियाँ तहरीर करने की वजह इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त देना है। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने जा रही है, लेकिन गुज़िश्ता एक साल में इस हुकूमत ने अवामी मफाद के लिए कौन कौन सी कानून साजी की और कौन कौन सी कानून साजी शायद अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए की, इस पर एक नज़र डालते हैं। मौजूदा हुकूमत ने कौमी असम्बली से 80 बिल पास करवाए हैं। 80 में से 60 बिल सेनेट से पास होने के बाद एक्ट बने। 22 जून 2022 को नैब तरमीमी एक्ट पास किया गया, जिसके तहत नैब कानून गैर मौसर हुआ और एहतसाब अदालतों ने केसेस वापस नैब को भिजवा दिए। गुज़िश्ता साल 22 जून को ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खात्मे के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। फरवरी 2023 में सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पास करवाया गया, जिसके तहत 170 अरब के टैक्स लागू किए गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई, जिसके तहत आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम किया गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के जरिए आर्टिकल 184(3) के तहत किए गए फैसलों पर नजरसानी का इख्तियार दिया गया। मेंबर पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट पर दर्ज मुकदमात और गिरफ्तारी के हवाले से उसूल वाजे किए गए। नैब कानून में तरमीम की गई, जिसके तहत चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफा किया गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत की बजाय इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में दी गई नाअहली की सजा को 5 साल कर दिया गया। सेनेट में चेयरमैन सेनेट, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट और सेनेटर की इमरात में इजाफे का बिल पास किया गया, जिस पर तनकीद के बाद बिल कौमी असम्बली से पेश नहीं किया जा सका। अज़मा बुखारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द प्रोग्राम। वज़ीर आज़म ने आज कह दिया कि हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म होने जा रही है और इलेक्शन कमीशन तारीख दे देगा। सो कैन वी से कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं हतमी तौर पर? अज़मा बुखारी साहिबा, मुझे पूछा आपने? जी अच्छा। आपसे पूछा। जी, थैंक यू वेरी मच फरिया। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए कि जो कौमी असम्बली की मुद्दत है उससे खत्म होने के बाद जनरल इलेक्शंस को होना है। जहाँ तक आपके इंट्रो के अंदर मैंने सुना, जो आपने कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की कि पंजाब और KP के अंदर नहीं हुआ, वो इसीलिए नहीं हुआ और उस वक्त भी गुजारिश यही थी कि इमरान खान साहब ने ये असम्बलियाँ जो है वो ब्लैकमेलिंग के लिए और मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने के लिए तोड़ी थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है वो खराब हो जाती, चूंकि निगरान हुकूमतें जो है, अगर ये इलेक्शंस पहले हो जाते सूबाई असम्बलियों को, तो इस वक्त जब जनरल इलेक्शन होता तो सूबाई हुकूमतें मौजूद होती, निगरान हुकूमतें ना होती, जो कानून की और आइन की मंशा है। दूसरी बात यह है कि जो नई हल्का बंदियां हैं, जो नई मरदमशुमारी हो रही है, उसके बाद जो है इलेक्शन और खुद अपनी दौरे हुकूमत में जो है वो लिख कर जो है वो देखे गए थे। सो इसलिए अब हालात एग्जैक्टली वही हैं जो कहा जा रहा था, जो एक आइडियल सिचुएशन है।
हम फेडरेशन है, और जो सिंध की असम्बली है वो एक भी दिन, ना सिंध वाले ना बलूचिस्तान वाले, अपनी असम्बली एक भी दिन जो है पहले तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे ताकि हम जनरल इलेक्शन में चले जाते। सो इसलिए अब ये बिल्कुल आइडियल मौका है, पूरे मुल्क में एक ही टाइम पर सूबाई और कौमी असम्बलियों के इलेक्शन होंगे और जिसको मैंडेट मिलेगा वो हुकूमत बनाएगा। राइट एक और चीज़ ऐड करते हैं, 1 साल चंद माह कबल जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला किया। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ठीक फैसला नहीं है, हमने भी इसके ऊपर ट्वीट की थी, लेकिन बहरहाल ये उनका अपना फैसला था। राजा रियाज अपोजिशन लीडर बने, लेकिन वो अपोजिशन की आवाज़ कम और हुकूमत की आवाज़ ज़्यादा साबित हुए। सो हम कह सकते हैं कि जो भी वजूहात थी, ठीक है फैसला पीटीआई का था, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला जहाँ पीटीआई को भी इसका नुकसान हुआ। एक नुकसान ये भी हुआ कि इस पूरे अरसे में आपको अपोजिशन की आवाज़ सुनाई नहीं दी गई। एक खातून रहनुमा सायरा बानो सामने हमें नजर आती रही, उन्होंने बतौर अपोजिशन रहनुमा अपना जो है लोहा मनवाया है। सायरा बानो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जो बातें वो करती रही हैं, लेट्स हैव अ लुक। मैं अभी अफ्तार बनाकर आई थी। दागी फलों से तो कोई फ्रूट चाट भी नहीं बनाता, इन्होंने हुकूमत बना दी। ये वन मैन शो क्या ये सिर्फ अदलिया की हद तक होगा या इसका इतलाक बाकी इदारों पर भी होगा? मुईशत तो तबाह कर दी, अब हाथ धोकर इदारों के पीछे पड़ गए। वो कहते हैं ना कि जब अपने पाँव जले तो फिर इदारों के ऊपर आ गए। कि ये जो ईवान है ये अवाम का ईवान है या इनके मसाइल हल करने की जगह है? ये बहुत साल पहले कहा था हम इधर तुम उधर, और आज कह रहे हैं या हम या तुम। यहाँ पर असेंबली ही पूरी है तो कानून साजी कैसे होगी? इस कटी फटी लुटी फुटी असेंबली से आप ये कानून साजी करेंगे? इनको ये बताना चाहती हूँ कि जितना तुम लोगों के पास टोटल दिमाग है इतना तो मेरा खराब रहता है। पीटीआई की बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठे लोग कहते हैं कि वो लाए गए हैं, तो ले आओ ना उनको जो लेकर आए हैं, क्यों छोड़ा हुआ है उनको? सूबाई मैटर है तो यहाँ जो वजारतें हैं वो अम्ब लेने आई हैं। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो। अगली दफा या किस्मत या नसीब, और आराम से घर में ही रहूं मैं। जरूरी है मैंने चित्राली साहब से दुआ पढ़वानी है। ओवरऑल आप कैसे देखती हैं इस असेंबली के टेन्योर को, सायरा साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस होता है ये सारा कुछ देखकर, जो ये पूरा 1 साल ये गुजरा है। अब वही है ना कि हम किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं कि अगर पीटीआई ने ये फ़ैसला किया, मतलब जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। एक आवाम ने आपको कहा और आप असेंबली में होते हैं तो आज ये सूरत हाल ना होती तो मेरे ख्याल में 1 साल तक असेंबली चल भी नहीं सकनी थी। आफ्टर 2 और 3 मंथ इलेक्शन हो जाते, बिकॉज कोरम का मसला और बाकी सारे मसाइल हर चीज़ में आपने नैब का चेयरमैन ये वो सारा कुछ करना था। लेकिन उस वक्त जो आसपास लोग थे खान साहब के साथ, वो चाहते ही नहीं थे। अब मुझे नहीं पता कि वो डेपुटेशन पर आए हुए थे या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, तो वो सब कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आपने देख भी लिया कि वो थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त ना कर सके और फिर माफ़ी तलाफ़ी होकर वो इधर से उधर हो गए। तो लेकिन ये कि होना नहीं चाहिए। अभी जो साल हुआ है इसमें तो मतलब ऐसे लग रहा है कि ठोस और धांधली से सब कुछ हो रहा है। आपकी असेंबली नहीं है, आपका कोरम पूरा नहीं है, लेकिन आप बिल पे बिल पास करवाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि उसमें आवाम का कौन सा बिल था, आपने नैब के पहले पंजे दांत वांत सब वो किए, और उससे पहले मुझे नहीं पता कि वो जिक्र क्यों नहीं होता कि जो अभी जो नैब के चेयरमैन है उनसे पहले उन्होंने रिज़ाइन दिया और कहा कि मैं ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी था। मैंने बात की थी कि भाई ये सामने आना चाहिए कि उन पे दबाव कौन डाल रहा है और किस चीज़ का दबाव डाल रहा है। ज़ाहिर है कितना बड़ा उन लोगों ने बयान दिया। बाकी अब मुझे नहीं समझ आ रही कि लगता तो बज़ाहिर क्या है ये कि आके इन्होंने EVM का, ओवरसीज़ का, ये नैब का, अदलिया के उसमें उन्होंने वो कर दिया, फिर सदर साहब के इख्तियारात कम कर दिए कि इलेक्शन कमीशन। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही इस इलेक्शन कमीशन जो है इसको हम गोद में बिठाकर क्यों बैठे हुए हैं। सबसे पहले भी उनकी गलती थी जब इन्होंने 18वीं तरमीम बनाई, तो क्या उस वक्त ये नहीं पता था कि जब आप सूबों को इख्तियारात दे रहे हैं तो ये असेंबली पहले भी डिज़ोल्व हो सकती हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी हठ धर्मी की वजह से असेंबली तोड़ी। हठ धर्मी का आपके पास होंगे बयानात कि उन्होंने कहा था कि आप वो असेंबली तोड़ें, हम ये असेंबली तोड़ते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था, जब ज़ाहिर अब हमसे भी पूछ रहे थे सब सवाल वगैरह, तो यही कहा था कि ये कैसे होंगे। ज़ाहिर अगर वहाँ पर उन्हीं की वापस गवर्नमेंट बन जाती है, PTI की या नून की या जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है, तो क्या वो फिर ये जो
कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, क्या वो उस पर बाकी जो मुल्क में होंगे उस पर असरअंदाज नहीं होंगे? लेकिन किसी के कान पे जूं तक ना रहेंगी और उसके बाद सांप गुजर गया और उसके बाद हम उस लकीर को पीटने में लगे हुए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। उसमें जी लगता है हो रहे हैं इलेक्शंस, होने तो चाहिए, लेकिन देखिए सबसे पहली बात यह कि इस इलेक्शन को मानेगा कौन? आप मुझे यहाँ पर इस इलेक्शन को पहले इलेक्शन होने तो दे मैम। हाँ जी, वो मैं कह रही हूँ ना कि वो माने कि आवाम का, आप अपने मुल्क कौम का पैसा ही ज़ाया कर रहे हैं। इस इलेक्शन को कोई भी नहीं मानेगा। साफ शफाफ अव्वल तो कभी हुए ही नहीं हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन, और उसके बाद अगर हो भी गया तो मुझे तो ये डर है कि ये जो सब आपस में इतनी मोहब्बत से बैठे हुए ये दस्तों गरेबाना हो जाए कि अगले 5 साल फिर आप इसी पे प्रोग्राम करती रहेंगी कि 4 हल्के खोल दें, 5 हल्के खोल दें, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। दानियाल चौधरी साहब का बयान है और कि जिस किस्म के इलेक्शन बाग में और मेयर कराची के हुए वैसे इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। ठीक, वो तो हमसे पूछे ना, हमने भुगता हुआ सिंध में, तो थोड़ा आप भी देख लीजिए, तो वो फिर कौन मानेगा इलेक्शन? ओके, ये बड़ा अहम नुक्ता है, इजाज़त है मुझे मेजर साहब। ये बार बार ये बात ठीक है कि इलेक्शंस के बाद हमेशा से आवाज़ उठती है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। इस दफ़ा भी कोई आपको लग रही है ऐसी सूरत हाल या कोई लेजिस्लेशन आप ऐसी देख रहे हैं? पहले हम सुनते रहे कि बात होगी वोटिंग में किस तरीके कार से आगे जाना है, अभी आपके ख्याल से वो लाएअमल बन चुका है कि इट विल बी अ वेरी एक्सेप्टेबल एंड बिलीवेबल इलेक्शन? लाएअमल जो मर्जी कर लें, जिसकी तरफ इनका इशारा है ना, लाएअमल नहीं है। आप जैसा मर्जी इलेक्शन करा लें, जिस पोजीशन में आप जा रहे हैं और जिस पर पार्टीज हैं इस वक्त, जो पोलराइजेशन है या जिस सिचुएशन से आप गुजर के आज खड़े हुए हैं, आप इलेक्शन करा लें तो इनका जो कहना है कि लोग मानेगा कोई नहीं, एग्जैक्टली ये सबसे आज ये इलेक्शन करा लें, इसी इमरान खान इसको ले आए, इसको कहें ये इलेक्शन वाले, सबसे पहले ये इनकार करेगा। देखिए हम जो इस पिछला साल है ना, पिछला साल जिसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, उस साल से पिछले 4 साल की तरफ भी हम चले जाएं, ठीक, उन 4 साल का जो फॉल आउट है या जो 4 साल का वैक्यूम है या जो 4 साल के अंदर हुआ सारा कुछ, ये साल में इन लोगों ने संभाल लिया, यही काफी है। अभी अगर हम थोड़ा सा यानी आज तोड़ फोड़ हो गई, सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया, इन्होंने मिल के संभाल लिया। अब आपकी कोई मुल्क में कोई स्कैंडिनेविया से सारे नहीं आ गए कि ऑल ऑफ अ सडन आपने कहा बंदे तब्दील हो गए, वही पार्टीज हैं, वही लोग हैं, लेकिन इन्होंने क्विकली रिमाइंड यू, अलीम खान साहब आपकी पार्टी के अहम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि पीडीएम भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी कि पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक डेप्रिविएशन पे। ये अभी कुछ दिन पहले देखें उनका जो बयान है, मैं उस तरफ अगर इकोनॉमी के ऊपर जाएंगे तो मेरे शायद और ख्याल आते हैं उसके ऊपर। मैं तो ये कहता हूँ कि हम इकोनॉमी के से पहले हमने अपने मुल्क के वसाइल ज़खायर सारे कहाँ किए, लेकिन आप क्रेडिट दे रहे हैं पीडीएम को। ठीक है, मैं इस साल का मैं क्रेडिट इसी साल में आई ना पीडीएम, इस साल के अंदर देखिए पीडीएम हुकूमत जिस तरीके से आई, ठीक, जो चीज उनको मिली, जिस कंडीशन के अंदर वो आई, इस साल को मैं उनके को पत्थर नहीं मारूंगा। लेकिन पिछली जो हमारा एक सिस्टम चला आ रहा है तो उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। हमने किया क्या है, दुनिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर चले गए, हम कहाँ खड़े थे, हमने मुआशियात, हमने अपनी ज़राअत, हमने किस चीज़ का ख्याल किया। तो उस सारे क्राइसिस का जो बर्डन है वो आज आपके सामने आ रहा है, जिसको आपने किसी न किसी स्टेज पे जाकर इस मुल्क को अपग्रेड करने के लिए इस गंद को साफ करना पड़ेगा। मैं तो 2018 के इलेक्शन से पहले भी कह रहा था कि इलेक्शन से पहले एक एहतसाब होना चाहिए, कड़ा एहतसाब कबल इंतखाब। बार बार एहतसाब सुन ही चुके हैं। नहीं देखिए, हमारी कर लें जी, इलेक्शन छोड़ें, हमारी डिजायर थी और है, एहतसाब जरूरी है, कपड़े गंदे हैं उनको धोना जरूरी है, अगर धोए ना कोई ठीक तो उसका कसूर है। एहतसाब तो जरूरी है, नहीं होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है या जो जिस तरीके से मुल्क लूट लिया गया, किधर जाना चाहिए, इस्लाहात नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। नहीं, अब हम और तरफ आ गए, इलेक्शन के ऊपर अगर आए, मेरा तो पॉइंट पहले दिन से अभी भी यही है, पहले भी यही था कि इलेक्शन आपको डिले करने चाहिए। आप जिस पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और जिस सिचुएशन में पार्टीज आ चुकी हैं, ये तमाम पार्टीज इस वक्त प्रॉपर इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलें, अदारों को थोड़ा ठीक करें, कुछ स्टेबलाइज करें सिचुएशन को, इलेक्शन के अंदर आ जाएं, फिर वीक इलेक्शन, फिर 4 महीने की गवर्नमेंट, फिर नया क्योस, फिर एक असेंबली आ रही है, एक जा रही है, एक इस्तीफे दे रहा है, एक ड्रामा कर रहा है, तो क्या करेंगे? So you're not the lonely or the only voice। ये बहुत सारे लोग, आपके 13 पार्टीज का अलायंस है। सो आई एम श्योर अज़मा बुखारी साहब, बाबा खबरें आ रही हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी यही खबर आई कि इस अलायंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो PMLN को कहते हैं कि आप इलेक्शन की तरफ ना जाएं। इज दैट ट्रू? नहीं, मैं नहीं समझती। देखिए, राय हर एक की हो सकती है, और जब आप इत्तेहाद में होते हैं तो हर एक अपनी अपनी राय दे सकता है।
लेकिन उस राय पे कंसेंसस डेवलप होता है और उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। पाकिस्तान के जो मसाइल है वो बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ना वो हमारे पैदा करता है और ना वो एक साल की जो हुकूमत है वो उसको ठीक कर सकती है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियां कर दी हैं, पाकिस्तान को जो है वो आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, शायद आपने देखी है कि नहीं, कि जो है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की चंद बेहतर और जो है वो परफॉर्म करने वाली जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुश्किल वक्त जो है वो गुजर गया है और अब पाकिस्तान के लिए बेहतरियां आएंगी। अब बहुत सारी बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, बहुत सारे ममालिक जिनको देखिए ना, जिनके आप तोहफे बेच बेच के जो पिछली हुकूमत का वजीर आजम है वो खा जाता था, जो एक मुल्क में जाता था दूसरे मुल्क की चुगलियां करता था और उसको तमीज ही नहीं थी कि बात कर रहे हैं लोग, वो खाना खा रहा होता था बैठ के और टांग पे टांग रख के लोगों के मुंह की तरफ उसने टांगे की होती थी, पैर की होते थे। तो ये जिस शख्स को मैनर्स ही नहीं थे, जिसको पकड़ के बिठा दिया, आज जो पीटीआई के, जिनको बहुत पीटीआई का बहुत ख्याल आता है, पीटीआई ऐसे ही बनी थी। जो सारे लोग जो है, ये लोग गए, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, वो पीटीआई के नजरियाती लोग थे, वो उनको ऐसे, वो पीटीआई के साथ साल से थे, टांगा पार्टी था, किसको नहीं पता इस बात का। और किस तरह से साहब ने और उनके लिए मेहनत की और मेहनत करके उनको जो है वो आरटीएस बिठा के इस्लामाबाद में जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत करा दिया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, डू यू थिंक कि पीटीआई इस वक्त है एक आपकी इलेक्शन गेम के अंदर मौजूद है अभी भी? देखिए, हम वो सियासी मुखालिफ नहीं है कि हम किसी को जो है वो माइनस करने का हमें शौक हो, या हमें जो है वो हम कहें कि मैदान जो है वो खाली हो जाए, जो इमरान खान कहा करता था कि सबको पकड़ के अंदर बंद कर दो, सिर्फ मुझे अकेले को बाहर रहने दो। हमारा ऐसा कोई शौक नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर जो है वो तोशा खाना से चोरियां की हैं, अगर जो है अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है तो जवाब देना होगा। अगर आपकी फराह गोगी जो है वो पैसे पकड़ रही थी और आप पिंकी पीरनी साहबा को पहुंचा रही थी तो जवाब देना होगा। अगर आपने अलकादर ट्रस्ट की जो है वो जमीन लेकर 190 मिलियन पाउंड जो है वो अपने दोस्त की जो है वो सेटलमेंट करा दी तो जवाब तो देना होगा। उस्मा बुखारी साहबा में ड्यू रिस्पेक्ट जवाब ले लेते, लेकिन पीटीआई को मना किया हुआ है प्रोग्राम में बुलाने से। आप किससे में जवाब लूं, ये भी बता दें। मैं टॉक शोज के जवाब की बात नहीं करी प्रिया, मैं कानून के जवाब की बात कर रही हूँ। और अभी जो आपने इंट्रो करते हुए भी कहा कि जी वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो है वो कम कर दिया गया है, माजरत के साथ बराए मेहरबानी जरा प्रोसीजर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर डेमोक्रेसी लाई गई है, जो हम नहीं कह रहे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस कह रहे हैं। और ये जो मैं खुद वकील हूँ, ये एक बड़ी लंबी डिमांड थी हमेशा से बार की और बेंचेस की भी। अच्छा, अगर आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है वो सुना हो उनके एक पिछली समात के अंदर, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी चीजें भी हैं, 184(3) को रेगुलेट किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर स्टे दे दिया है वो। और फिर जो है वो जो मुदाखलत हो रही है, अब ये सास के कहने पर, बहू के कहने पर, ये कहानी घर घर की तो है नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह चलना है। ये नहीं हो सकता कि सास के कहने पर, बहू के कहने पर जो है वो फैसले होंगे। मखदूम जो है फैसले पहले पता चल जाते हैं, वो बताते हैं 6 बजे भेज दिया जाएगा, अगले दिन उसको थोक के हिसाब से जमानतें मिल जाएंगी। क्यों उसको जो है वो अदालतों के सामने और इदारों के सामने सरेंडर करने की इजाजत नहीं दी जा रही? क्यों उसको बार बार जमानतें देकर उसको जो है शामिल तफ्तीश नहीं होने दिया जाता? ये कौन सा इंसाफ का निजाम है जिस निजाम को आप प्रीच कर रहे हैं कि जी इख्तियारात कम कर दिए, जो डेमोक्रेसी की कमी है। देखिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठ के कहते हैं कि पूरी वजीर आजम और कैबिनेट जो है वो फैसलों पे जो है वो अमल दरामद करने की पाबंद होगी और उसके फैसले माने जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बैठकर 184(3) का जो है वो फैसला करेंगे, उसकी बेंच कैसे बनेगा वो देखेंगे। इसमें गलत क्या है? इसमें किसके इख्तियारात को कम किया है? तो फिर आपको एक डिक्टेटर चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में, तो वो एक और बात है। और अगर आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान की शक्ल में एक इदारे का एक डेमोक्रेटिक सरबराह चाहिए, जो खुद इदारे के अंदर से लोग कह रहे हैं, मेरे कहने की तो कोई अहमियत नहीं है, मैं कहती भी रहूं, बहुत साल से कह रहे थे, उसकी अहमियत नहीं है। अब इदारे के अंदर से आवाजें आनी शुरू हुई, फिर फैसलों के अंदर लिखना शुरू किया, फिर डिसेंट नोट्स जो आए हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे डिसेंट नोट्स पढ़े हैं आपने? कभी आपने ये कहा, जज ये कहते हो कि हमें पूछा ही नहीं गया और फैसला लिख दिया गया। लोग कह रहे हैं हमने किया, फैसला जो है वो हमें निकाल के फैसला कर दिया गया। ये कहाँ होता है भाई? आइन की नई तशरीह कर रहे हैं आप, बैठ के नया आइन लिख रहे हैं आप, आपको तशरीह करने के लिए बताया था। तो ये ऐसे नहीं था, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट की बजाय
अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके ऊपर अगेन हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सामने आ गया है साहिबा बानो साहिबा। अब तो लग रहा है कि वी आर गोइंग इनटू इलेक्शन। आपकी पार्टी का किसी के साथ इल्हाक होगा? नहीं जी, अभी तो ये कुछ भी कहना काबिल वक्त है। तो ज़ाहिर पार्टी का वो है। अभी कल भी मुझसे एक सवाल पूछा था जीडीए के हवाले से, तो इनको मैंने ये कहा था कि जीडीए जो है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो कि इलेक्शन से पहले हुआ था। आफ्टर जब ये गवर्नमेंट असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी उसके बाद ज़ाहिर है उसमें जितनी भी पार्टीज़ हैं वो आज़ाद हैं, वो जहाँ भी चले जाएँ। बाकी मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग फंक्शनल था और रहेगा। अब देखिए पीर साहब का मतलब जैसे वो कहा, लेकिन मेरे ख्याल में कि नहीं वो होगा। मेरा जहाँ तक सोच है और मेरी जो ख्वाहिश है कि नहीं, बस भले हमारे जितने भी हों हम अपनी मतलब वो सारा वो हों, बाकी किसी के डिफेंड कर। और दूसरा अभी जब ये सब बातें चल रही हैं, ये अज़मा साहिबा ने भी कहा और असेंबली में भी ये सारी बातें सुनिए, और जो लास्ट आपने चलाया उसमें मैंने यही बोला था कि आप लोगों की जो बातें सर आँखों पर ज़ाहिर है कुछ हकीकत तो ज़ाहिर है इसमें होगी, तो फिर इसका क्या मतलब अगले 4 साल तक यही सुनते रहेंगे। वो अल-कादिर ट्रस्ट का लेकर आ जाए ना, वो कभी नहीं आएगा। इसलिए को उसमें मलिक रियाज साहब है, मलिक रियाज साहब के साथ 4 नाम और हैं। जब तक बीच की कड़ी मिसिंग होगी वो पूरा चेन ही नहीं मिलेगी। तो इस वक्त हमारा फोकस जो होना चाहिए, जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जो आटा कराची में एकदम से 30 रुपये बढ़ गया, रोटी 2 वक्त खाने की नहीं है, डीजल की कीमत में इजाफा हो गया है, रशिया से उसके बावजूद भी कीमत में इजाफा हो गया है। और मुझे बताएं एक V8 वाला भी 282 का पेट्रोल डलवा रहा है और एक रिक्शे वाला भी वही चला रहा है। मेरे कराची में हमारा 44 रुपीज़ का पर यूनिट है। वो डिफेंस 1000 गज बंगले वाला भी 44 रुपये यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो कहीं जाके औरंगी टाउन के कोई वो एक खोली में रह रहे हैं वो भी 44 रुपये यूनिट दे रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते ये आपस की लड़ाइयाँ सब, मैं कहती हूँ आप यकीन नहीं करें, किसी पार्टी के साइड पे नहीं करें कि जिसने मुल्क का ये हाल किया, जो इसमें खुदा ताला इस दुनिया में भी दिखा दे और नेस्तो नाबूद हों वो लोग, लेकिन इस 25 करोड़ आवाम का क्या कसूर आप मुझे बताएं। अभी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ताला जो भी अगली हुकूमत आए वो तालीम पे तवज्जो दे। मैं कह रही हूँ तालीम से ज़्यादा तरबियत पे तवज्जो देनी चाहिए। उनमें सभी आ जाते हैं, हम समेत सब में आ जाते हैं, लेकिन 25 करोड़ आवाम का क्या कसूर। यानी कि पहले 1 साल से ये बातें सुन के अब यकीन नहीं करें अभी मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वही तोशा खाना, वही फराग होगी, वही उस्मान बुजदार, वही लाहौर। तो आपकी हुकूमत है ना, प्लीज आप उसमें पकड़ नहीं होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कोई भी है, सबूत है तो लेकर आए। हमारे इदारे ऐसे क्यों हैं आप मुझे बताएं। नैब में अगर किसी के केसेस चले, नैब एक केस भी किसी का भी नहीं साबित कर सकी, तो नैब हमारे खून पसीने की कमाई पे पल क्यों रहा है। 8-8 लाख रुपए उसका सरबराह तनख्वाह लेकर और दुनिया जान के पर्क्स क्यों ले रहा है। खत्म करें। सिर्फ नैब की बात नहीं करी, आप FIA ले लें, आप पुलिस ले लें, आप कुछ भी ले लें, यानी कि वो सब। सो ये मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, बारी मेजर साहब की है, बट विल कम टू यू। अगर अज़मा साहिबा, अगर मेजर साहब को कोई इतराज़ ना हो तो अज़मा साहिबा, बिकॉज यू हैव लॉ डिग्री एज वेल, तो ये आप बेहतर, स्पेशली जो ये बातें करी हैं सारे साहिबा खतरनाक कोर्ट मार्शल्स करने की भी, डू यू थिंक इट्स अ पॉसिबिलिटी? देखिए यही मैं सायरा बीबी को बताना चाहती थी, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं अबाउट पब्लिक, नो डाउट कि वो सिर्फ सायरा के नहीं हैं, वो सभी के हैं। कौन ऐसा सियासतदान है जो आवाम के ऊपर जो है मुश्किलात देखकर खुश हो सकता है। उसने उन्हीं लोगों के पास वापस वोट लेने भी जाना होता है। और हम तो चले रिजर्व सीट्स की खवातीन जो है, हमें तो फिर भी चले एक प्रिविलेज हासिल है। ये जो बेचारे हलकों के लोग होते हैं ना, वो किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने सुबह दोपहर शाम जो है वो अपने अवाम को फेस करना होता है। अब ये जो मसाइल हैं ये 1 साल के नहीं हुए। अब जो IMF के ऊपर बिजली की कीमत की जिसकी बात करी है, उसके ऊपर साइन इमरान खान करके आया था और फिर उसने खुद उसको डिफाई कर दिया। हमें उसको जो है सिर्फ रिवाइव कराने के लिए हमें नाक की लकीरें निकालनी पड़ी, 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने पड़े। और ये जो जहां तक ये बात है कि ये पैरिटी जो है ये इसके अंदर इससे डिफरेंशिएट होना चाहिए कि अमीर जो है वो अलग पैसे दे, इसको वो सब्सिडी समझ लेते हैं। हमने, आपको याद होगा, मुसद्दक मलिक साहब ने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी जो है वो किया था कि जो मोटरसाइकिल वाले और रिक्शे वाले जो है उनको पेट्रोल और कीमत पे मिलेगा। IMF ने ऊपर भी इतराज कर दिया। अगर मुझे अब एक आप अपनी बात जारी रखें, अगर इजाजत दें, जो IMF की डील है इस पे शहबाज ज़ैदी साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में एक बात की, यानी स्पेशली एड्रेस्ड PMLN, तो मैं चाहती हूँ जरा सुन लें शहबाज ज़ैदी साहब ने क्या कसर दिखाए उसमें। साहब
पाकिस्तान को अगले 3 सालों में अपने करंट अकाउंट के डेफिसिट को मीट करने के अलावा $91 अरब पे करने हैं। हम टेम्परेरी मुश्किलात से निकल चुके हैं, मगर अगर कोई आदमी ये समझता है कि हमने कोई तीर मार लिया है, कोई चीज अचीव कर ली है, वो ना पाकिस्तान की मईशत को जानता है, ना वो IMF को समझता है। वो सिर्फ लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगा रहा है। तो कोई ताल्लुक पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल से नहीं है। आप सिर्फ टेम्परेरी खड़े से बाहर निकल आए हैं, मगर आपकी पोजीशन तकरीबन वहीं खड़ी है जिस तरफ आप जा रहे थे, और आपके पास 91 अरब रुपए का कोई प्लान नहीं है आज। आज़ा बुखारी साहबा, तमाम सियासत को एक तरफ रख के द हार्ड रियलिटी इज देयर। मसला तो यही है कि आपकी सूरत हाल ना अभी कोई ड्रास्टिकली बदली है, ना लग रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद बदलेगी, ना पहले कोई सूरत हाल थी। सो हाउ डू यू एड्रेस दैट? देखिए शब्बीर रिजवी साहब मेरे बड़े मतलब मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो तो इमरान खान के साथ जब थे वो तब भी उन्होंने कहा कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, और मुल्क डिफॉल्ट बल्कि कर चुका है उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट वापस ले लिया कहने पे, फिर उनको फारिग कर दिया गया, फिर वो और बात करने लगे। सो उनके पास जो है उनके नॉलेज में नहीं होगा प्लान था तो जून की अदायगियां हुई, प्लान था तो अब दिसंबर की अदायगियों के लिए भी पाकिस्तान तैयार है। ये प्लान था तो कहा जा रहा था 10,000 बन जाएंगे, हम नहीं गए, और ये जो है उनको नहीं मालूम कि IMF राइट हमारा राब्ता थोड़ी सी देख ले मुनक़ता हुआ है। आई कम टू यू क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट का भी जिक्र हुआ है, उसमें 2-3 बड़े सवालिया निशानात हैं, स्पेशली कि रकम कहाँ जानी थी, कहाँ गई, आई नहीं उनके डायरेक्ट अकाउंट में, वहाँ पे हो क्या रहा है अल-कादिर ट्रस्ट में। सो हाउ डू यू लुक एट दैट? सबसे पहले तो आज तक ये समझ आई कादिर ट्रस्ट है क्या, बताइए। यानी मुझे तो यानी वो कहाँ क्या इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई जियोलॉजी हो रही है, रूहानियत। देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक तरफ आज वो बयान दे रहा है कि 18 साल में नमल कुछ नहीं कर सका, जो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकी 18 ईयर्स में। नमल जो मेन यूनिवर्सिटी है जिसका चले, मैं कहता हूँ कि नमल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था अगर वो बना जाता तो, और कुछ सालों के अंदर कादिर ट्रस्ट खड़ा हो गया, क्योंकि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि वो नमल नहीं काम कर रहा। नहीं, आपने मेरी बात रूहानियत पे काम नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हैं। हम करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहा हूँ ना। कादिर ट्रस्ट आपने पैसे दिए, मैंने दिए, कहाँ से बन गया? ही सेज कल के इस वीलॉग में वो कहता है कि जिस तरीके से मलिक रियाज ने बना के दिया है ना मुझे कादिर ट्रस्ट, तो मुझे कल पता चला कि मलिक यानी पैसे कादिर ट्रस्ट के भी मलिक रियाज ने दिए हैं। क्यों भाई? ही सेज कि मेरा नमल नहीं बन सका। भाई तुम्हारा नमल 18 साल में इसलिए नहीं बन सका कि नमल की डोनर्स चाहिए, तुम्हें पैसे मिलेगा तो कुछ बनेगा ना, जितना तुम्हारे पास आता था तुम्हारे कुछ बनता रहा। यहां पे कैसे तुम्हें 2-3 साल के अंदर तुमने कौन सी ऐसी चीज के अगले ने आके तुम्हें सारी चीज बना के दे दी, और तुम एडमिट कर रहे हो टीवी के ऊपर बैठ के कि ही वाज द वन हु मेड दिस थिंग फॉर मी। उससे पूछा जाए ना कि पैसे दिए, मालिक रियाज से ना पूछा जाए, क्यों ना पूछा जाए? इससे भी पूछा जाए ना कि तुम्हारा कोई पैसे दिए, उसके लिए तो फंडिंग लेता है, उसके लिए तो इसका पूरा सिस्टम मौजूद है, फंडिंग लेता है। इसकी फंडिंग किसने की? एक घर किसी को बनाना पड़े, 2 कमरे बनाने पड़े, 4 गार्डर लेने पड़े, ठीक है, बट हु विल आस्क द क्वेश्चन? मसला क्या है? अगर ये क्वेश्चन साहब ने यही किया कि हम बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, एक्चुअली इस पे इम्प्लीमेंटेशन देखें नैब ने ये चीज पूछनी है, काम शुरू हो गया, उसको बुला रहे हैं, एक अदालत से स्टे, दूसरी अदालत में, भाई इसको किसी ने बुलाना नहीं है, कब तक बचेगा? आप मुझे बताएं कि पिछले इस 1 साल के अंदर जिस दिन से उसको किसी भी जगह पे बुलाया जा रहा है, उसको कौन रेस्क्यू कर रहा है? राइट, आई थिंक अज़मा साहब अभी कुछ ऐड करना चाहिए। अज़मा साहब जल्दी से ऐड कर लें, आई हैव टू गो टू ब्रेक आफ्टर दैट। सब कुछ केस में हो रहा है, जैसे मेजर साहब ने कहा। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को जो मैंने कहा था शामिल तफ्तीश ही नहीं होने देते, उसको कहीं पर जवाब देने के लिए पेश ही नहीं होने देते। वो एक बात एक अदालत से उठता है, वहां से उसको अगर खुदा ना खासा अव्वल तो 100 के बाद एक रिजेक्ट हो जाती है, कोई रिजेक्ट हो वो अगली उस पर चला जाता है। तोशा खाना का पीटीआई का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यहाँ पर। फर्दे जुर्म के लिए 7 महीने से अंडर प्रोसेस है। उसका रिमांड तोड़कर गुड टू सी यू कहकर उसको जो है रेस्ट हाउस में पार्टी करने के लिए भिजवाया गया था। जब ये हालात हो ना, तो फिर जब ये लगे कि ही इज अनटचेबल, उसको जो है उसकी पैटर्नाइजेशन है वो भी चल रही है, और जो वो जिसे हम कहते हैं कि ईमानदारी हो रही है, ईमानदारी जो है वो होते हुए इसकी रस्सी दराज है, लेकिन कब तक होगी? कब तक होगी? अगर इजाजत एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। कल इजराइल ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से एक मज़े का खेज बयान दिया, जिस पर हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इजराइल तहरीक इंसाफ की पुष्टपनाही कर रहा है। लेट्स वॉच शहीद रहमान।
पीटीआई की हिमायत की है उनके इंसानी हकूक की मुबैना पामाली पर, उससे तो ये जाहिर हो गया है कि ये एक इनका मजमूम इत्तेहाद चल रहा है। इजराइल पीटीआई का इत्तेहाद आपके सामने आ गया है। इजराइल दर्स दे रहा है ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हकूक का। ये इससे तो साफ जाहिर हो गया है कि ये गठजोड़ है। हर आलमी सतह के फोरम पर वो मिलजुल कर अब पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं, यानी नियाजी के एक्शंस की हिमायत कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी एक्यूजेशन है। आज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि 9 मई के बाद इसराइल को पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाने का ख्याल आया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाला मुल्क इंसानी हकूक़ की बातें कर रहा है। लेकिन रोज़नामा जंग ने एक रिपोर्ट शाया की है। वो कहते हैं पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा मसरूफियात ख़त्म होने के बाद वापस रवाना हो गए हैं। इस दौरान इस्लामाबाद में उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौसमियात की वफाकी वज़ीर शेरी रहमान समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा की अपने पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से मुलाकात नहीं हो सकी। इसी तरह ख़ारजा अमूर की वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर की भी इस्लामाबाद में अदम दस्तयाबी के बायस स्विट्ज़रलैंड की वज़ीर ख़ारजा की उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। अहम मामलात हैं इस वक्त। आपकी सफारत खाने को बहुत एक्टिव होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर ना हमें बिलावल भुट्टो साहब का फॉरेन मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट इस वक्त तक नज़र आया है। दफ्तर ख़ारजा से ज़रूर बात की गई। सो यू कैन स्टार्ट सारा साहिबा, व्हाट डू यू थिंक? हमने सही जवाब दिया उसका? ये जो शेरी रहमान साहब ने कहा, शेरी रहमान साहब ने तो ये कहा ना कि एक नेक्सस है पीटीआई से, लेकिन इजराइल हमें कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में। हाउ डू यू कमेंट टू दैट? सर ये हमारा अपना मामला है, और स्पेशली 9 मई के वाक़यात की अगर कोई दूसरा मुल्क इस किस्म की वो करता है, देखिए इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी के जो एक इंसानी हकूक़ की जो ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है कि भाई अगर आप किसी को उठा रहे हो या पकड़ रहे हो या घर वालों को नहीं पता, ये तो देखिए एक बुनियादी हकूक है ना एक शहरी रियासत के। लेकिन वो लोग जो वो कर रहे हैं खून बहाता है, हाँ, उनका नहीं बनता। मैं तो कहती हूँ किसी का भी नहीं बनता। अगर अमेरिका भी अगर ये करता है तो मुझे तो उसका भी नहीं समझ आता, जो उसने अफगानिस्तान में किए, जो उसने इराक में किए, जो उसने लीबिया में किए, जो उसने हमारे इस्लामी ममालिक के साथ किए, और उसके बाद वो ह्यूमन राइट्स की बात करें उनकी भी नहीं समझ आती। बट इस वक्त अगर लेकिन इस वक्त जाहिर है एक वो ये कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और स्पेशली जब जिस वक्त हमारे मुल्क के कितना वो ये वाला इशू चल रहा है, और इस मुल्क के ऊपर हम लोगों का मतलब है कितना वो है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो राइट। सो यू सेइंग ये आई थिंक सबके सेंटिमेंट है, बट ये जो नेक्सस की बात है मेजर साहब, डू यू बिलीव दैट? 100% आई बिलीव इट। 100% तो नहीं, 100% तो आपको सबूत भी साबित करना पड़ेगा। इससे बड़ा सबूत क्या है कि इसराइल आज एक शख्स की और मुजाहिरीन जो उसके लिए निकले हैं उनकी हमायत के अंदर बोल पड़ा। सबूत और क्या होते हैं? यानी कि इतना मजबूर हुआ है कि एक बंदे के लिए इसराइल, कौन सा मुल्क जिसके साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, पूरे मुसलमानों के क्या ताल्लुकात हैं, फ़लस्तीन के साथ क्या हमारे हैं, इसराइल और इंडिया का कितना बड़ा गठजोड़ है, वो मजबूर हो गया एक शख्स के लिए मुजाहिरीन को रिहा करो। और तीसरी, पाकिस्तान में को फ़रोग़ दो। 3 चीज़ें उन्होंने बोली हैं, आप उसको जब सुनेंगी 3 चीजों के ऊपर उन्होंने कैटेगोरिकली उसके ऊपर। So you believe PTI can access है with Israel? देखिए PTI ने, मैं बताऊं, so many people were part of that, और मैंने उस वक्त भी बोला, मैंने जब ये चीज शुरू हुई, जब इसने ये लॉन्ग मार्च और खूनी मार्च बोलना शुरू किया, तो मैंने ही बोला ना कि ये मुल्क को तबाह करने के चक्कर में आ गया। ही इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ नाउ। मैं ही बोला था ना, और वो तो अलग बात है कि आप लोकल गलतियां करें, बट हैविंग अ नेक्सस विद इजराइल, एक होता है गुमान। जैसे पहले हम कहते थे PMLN का जी भारत के साथ नेक्सस, नहीं मुझे किसी का बाकी नहीं। एक है गुमान, एक है गुमान की बुनियाद पर हुक्म लगाना। जी मैं ये आपसे जानना चाह रही हूं, डू यू हैव एविडेंस? एक है गुमान, एक है गुमान की बुनियाद पर हुक्म लगाना, और एक है एविडेंस का आ जाना। मैं कह रहा हूं कि जी इजराइल का स्टेटमेंट इज एविडेंस। स्टेट को शक है, पूरी दुनिया के अंदर इतना लाउड एंड क्लियर एविडेंस है। 3 चीजों के ऊपर इसको कुछ ना कहा जाए, मुजाहिरीन को छोड़ दिया जाए। मुजाहिरीन ने यहाँ पे क्या किया आप खुद सोचिए, मुजाहिरीन क्या करना चाहते थे इसको देखिए, और तीसरा को पाकिस्तान में इजाजत दी जाए, उसको फरोग दिया जाए। इसके बाद बचता क्या है? Can you say something or कुछ भी? मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, जल्दी से ऐड LGBTQ अभी कराची में इतना बड़ा उसके इवेंट हुआ है, सिंध गवर्नमेंट सोई हुई थी, और उसके बाद अभी ये जो एक मूवी रिलीज हुई है जिसके ऊपर ये सब यहाँ पर बैठे हुए सिनेमा घरों का इफ्तिताह कर रहे हैं और उनको इतनी टैक्स की छूट दे रहे हैं। ये मूवी का नाम मैं भूल गई हूँ, जॉयलैंड।
तो उसके ऊपर तो कोई भी नहीं बोली, मौलाना साहब की जमात भी नहीं बात की। राइट, तो ये अगर कर दिया, ये तो अगर सब चीजें देखनी होती है ना कि अगर उसने बयान दे दिया तो डायरेक्ट थोड़ी किसी पे इल्जाम, हम आज तक वो गद्दारी और कुफर के फतवे में से ओके आज़मा साहब, बड़ा सीरियस मामला है, खास तौर पे आपके फॉरेन मिनिस्टर, बिकॉज अलायंस है, फॉरेन मिनिस्टर की खामोशी के हवाले से भी डू कमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल आपकी नजर से नहीं गुजरा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जो रेजोल्यूशन पास हुई है सलामती काउंसिल में, इसके जो हमारे कुरान पाक को जलाने का वाकया है उसके ऊपर भी के हवाले से, नॉट अगेंस्ट इजराइल। जी मैं आ रही हूँ उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो अपना जो है वो रिकॉर्ड कराया है। दूसरी बात ये है, जहां तक इस वक्त, मुझे पहले ये बताइए कि वो और उसकी पार्टी को, मुखालिफिन उनके जो लोग हैं, उनको क्यों पकड़ा जा रहा है? कोई इशारा तोड़ा है उन्होंने, कोई मतलब वो बकरी चोरी के इल्जाम में उनको पकड़ा जा रहा है? उनको क्यों पकड़ा जा रहा है? उनको पकड़ा इसलिए जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तान की फौज के अंदर म्यूटनी कराने की कोशिश की है। उसके बाद अमेरिका और इसराइल का ताल्लुक किसको नहीं पता? जो अमेरिका के अंदर लॉबियस्ट फर्म्स हायर किए जिनको वो लाखों डॉलर महीने के पे करता है, वो प्लस उसके जो जितने फितने हैं वो सारे इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं। वो क्या शहबाज गिल, जिसको बड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको भी भेज दिया बाहर जो है वो दंदनाने के लिए, बाकी जो वो कुछ साथियों के नाम के ऊपर जो है वो बैठकर हमारे इदारों की और हमारे मुल्क की जो करने के ऊपर वो तैयार बैठे हैं, हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये सारे साजिशी अमेरिका में इकट्ठे बैठे हुए हैं और वहां बैठकर लॉबियस्ट फर्म के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इसराइल और अमेरिका जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जो अमेरिका कहता है वो इसराइल भी कहता है। एक तरफ अमेरिका जो है वो कैपिटल हिल पे हमला करने वालों को जो है 14 साल की कैद की सजा देता है समरी ट्रायल के बाद, और हमारे मुल्क में आप कह रही हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सेइंग कि इजरायली नेक्सस है पीटीआई का। नैन्सी पेलोसी की जो चेयर है उसके ऊपर बैठकर सिर्फ टेबल पर टांगे रखने वाले को 4 साल सजा दी है अमेरिका ने। बट ये फुल टर्न नहीं हो गई, क्योंकि वो आपको अमेरिकी इन्फ्लुएंस कहते थे जी। वालों को, हमारे शोहदा की यादगारों को जलाने वालों को, हमारे जो है वो बेसिस के अंदर घुसकर जो है वो दंगा करने वालों को छोड़ दिया जाए। लेकिन अमेरिका क्यों जाएगा हमारे शोहदा की जलाने स्टैचूज? क्यों जाएगा यूएसए? ये चूंकि पाकिस्तान की फौज अंडरमाइन होती है, पाकिस्तान की फौज पर आज तक कोई जो है वो इस तरह से उंगली नहीं उठा सका। पाकिस्तान की फौज को कभी किसी ने, कोई बाहर से तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के अंदर से हुआ है। आप इंडिया को क्यों नहीं देखती? इंडिया बाय दिस लॉजिक यू आर सेइंग कि यूएसए को अभी मसला है हमारी फौज से कि हम जो नहीं कर सके इमरान खान ने कर दिया कि पाकिस्तान के इदारे की, पाकिस्तान की तौहीन हो रही है, जो गैरों ने नहीं की, उस अपने ने की, जिसको इसी इदारे ने पाल पोस के बड़ा करके यहाँ पर वज़ीर आज़म बना के बिठाया, वो उसी ने इस इदारे के ऊपर जो है वो हमलावर हो गया। हमारे पे क्या नहीं हुआ? क्या मियां नवाज शरीफ जिला वतन नहीं हुए? क्या भुट्टो जो है वो फांसी नहीं चढ़े? क्या जो है वो बेनजीर भुट्टो मर्डर नहीं हुई? लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसे एहतजाज किया? ठीक है आज़मा साहब, अगर इजाजत है, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है। राइट जी साहब, आप उस पर कमेंट करना चाह रही हैं? हाँ जी, एक तो मुझे समझ नहीं आती, मतलब हमें वो कहते हैं ना कि एक मीम चला था कि यूएस की अमेरिका की गुलामी नहीं, वीज़ा चाहिए। एक ऐसे मीम चला था। मतलब हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी कहाँ से आए थे, शौकत अजीज़ कहाँ से आए थे, या तो फिर मैं कहती हूँ जो पिछला जो भी जितना भी यूट्यूब या इनके ऊपर मवाद है उसको डिलीट कर देना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी से तो उसने आजादी लेनी थी ना, वो तो हमको गुलाम कहता था ना, उसने तो कहा नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं तो अमेरिका की बात कर रही हूँ कि हमारे तो निगरान वजीर आजम भी वहाँ से इम्पोर्ट होकर आए थे, मोइन कुरैशी साहब गए, शौकत अभी दोबारा भी वहाँ से भी वो ना आ जाए, तो बाकी सारी चीज़ है वो बस अब क्या कि ये नेक्सस नहीं है पीटीआई का और इजराइल का। नहीं देखिए, अगर अभी फिर कल सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का प्रोग्राम था हामिद मीर के साथ, उसमें फिर था कि कौन कारोबार कर रहा है उधर, कौन नहीं कर रहा। मैं यही कह रही हूँ ना कि कुफर और गद्दारी के फतवे लगाना तो बहुत मतलब। क्या आसमा हदीद ने आज जो एमएनए है पीटीआई की, क्या उन्होंने असेंबली के अंदर तकरीर नहीं की इसराइल की हमायत में? क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वफद हुकूमत के अंदर जो है मेरी आगे बात रहेगी। और फिर दूसरा आपने कहा कि बहुत ज्यादा मतलब वो हुए, बिल्कुल हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन किसी ये गवर्नमेंट में बैठे हुए ये किसी एक को सजा तो दे दें। ये कैसी बात है कि अगर जिन्होंने प्लानिंग भी की है, जिनकी फोन कॉल्स भी हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस करके, ये ऐसी बातें नहीं। आपने सिर्फ इस वक्त जो बात है मुझे समझ नहीं आ रही,
अवाम पिस रही है, हम इधर उधर की बातों में कर रहे हैं। जो है ये गवर्नमेंट को करने दीजिए और किसी एक को सजा मिल जाए। ये नहीं है कि अगर आपने उसको पकड़ के किया हुआ कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत, उसके बाद वो आके बोले मैं 9 मई के वाकयात की मजम्मत करके पिटिया छोड़ता हूँ, वो साफ होके वो कहीं भी मतलब इस तरह वो हो जाए, ऐसे थोड़ी वो होता है। You can also talk about that, certainly। जी बताइए किस पे? तो पूरे ओवरऑल जो ये बात है कि हम कहते रहे माजी में भी गद्दार थे, अब फिर गद्दार नहीं, गद्दार नहीं। हम आए थे इसराइल के बयान के ऊपर, ठीक, कि क्या कोई ये चीज़ एक एविडेंस बनता है कि व्हाई आर दे सेइंग दिस थिंग अबाउट पाकिस्तान। 3 चीज़ें नहीं बनता, उनको नहीं बोलना चाहिए, उनके अपने कारनामे। तो ये एक चीज़ एविडेंस बनता है, एक एविडेंस बनता है एक शख्स के लिए, वो क्यों बोल पड़े। सो लेट्स रीविजिट पीटीआई के 4 साल। आप एंड यू वर पार्ट ऑफ दैट। कौन सी आपको लगती है मामलात कि ये बातें हो रही थी, हम जा रहे थे टुवर्ड्स प्रो इजराइल, नहीं हम जा रहे थे, हम देखें हमारे पास हकीम सईद साहब ने बात की, हमें समझ नहीं आई। हकीम सईद को आम आदमी तो नहीं था। हमारे पास डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने ये बात की, हम सारों को समझ नहीं आई, सारों को समझ नहीं आई। हम चलते आए, एक स्टेज आई कि एक आदमी एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। उससे पहले वो कवर के अंदर है, बैठा हुआ है। उससे पहले हम चीज़ें यही देख रहे थे कि कल्ट बन रही है, उसकी बीवी का और उसका नेक्सस है, वो चीज़ें नहीं हो रही, गवर्नमेंट नहीं चल रही। 11 बजे दफ्तर आ रहा है, 5 बजे वापस चला जाता है, गवर्नेंस नहीं है, सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब वो बाहर निकलता है और उसके बाद एक चीज़ नई शुरू हो जाती है, जब वो आपके इदारों के खिलाफ एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर देता है और वो बदला लेना चाहता है। क्यों, किससे आया, किसके कंधे पे था, लेकिन क्यों एक इदारे से बदला लेने के लिए, और इदारे को कमजोर करके मिलेगा क्या, मुझे ये बताएं। हम एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर 100%। मैं अपना आर्गुमेंट को खत्म करूंगा। मैं इसलिए हमें जिस चीज की जरूरत है, जिस तरफ ये इशारा कर रही है, जो हमारे इश्यूज हैं, इशू हमारा ये है कि हमें ट्रेड पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए। हमें चाइना के साथ अपने टर्म्स, जो 4 साल सी पैक को खड्डे में फेंक दिया था उसने, हमें उसको दोबारा ठीक करना चाहिए। हमें इकोनॉमी ठीक करें ताकि रोटी पानी बने। सिर्फ डायलॉग से रोटी नहीं आएगी, मेहनत से आएगी और कुछ करने से आएगी। राइट, सो यू बट ये सिर्फ लास्ट वर्ड टू यू अज़मा साहिबा, आपके ख्याल से ये फिर माजी में ऐसी बात ना हो जाए जैसे कि हमने देखा पीएमएल पे लगते रहे इल्जाम, अभी सारे ने मेंशन भी किए, तो कहीं ये दोबारा हम उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, देखिए किसी की शादी पे आना जो है वो इल्जाम बन गया था, लेकिन किसी के बच्चे वहां पलना, आज तक जो है वहां पर उनके रिलेशनशिप होना, फिर यह है कि मुल्कों को लॉबियस्ट फर्म्स को हायर करके पाकिस्तान के अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें कराना, पाकिस्तान को डिफेम करना, पाकिस्तान के इदारे को मलाइन करना, ये किसने किया आज तक बताइए? लेकिन हमने तो गद्दार नहीं कहा। सो हम फ्यूचर में देखेंगे बिलावल भुट्टो की इसके ऊपर स्टेटमेंट अगेंस्ट इजराइल? मुझे नहीं पता जी, बिलावल भुट्टो साहब के बिहाफ पे तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसके हवाले से बड़े स्पेसिफिक भी हैं, वो बात भी कर रहे हैं। इवन जो सहाफी वहां इस्तेमाल हो रहे हैं, जी प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कर रहे हैं, उन्होंने आज भी किया, बार-बार करें, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शुड द फॉरेन मिनिस्टर से समथिंग अज़मा साहिबा? He should, but मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो जितनी भी ये कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं इदारे के खिलाफ या आर्मी चीफ के खिलाफ या उसके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर अनप्रेसिडेंटली वो जो है वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं और उसको जो है उससे इस नैरेटिव को जो है बिल्ड होने से जो है वो बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मुल्क हमारा सबका है, खुदा का वास्ता है ये समझने की कोशिश कीजिए, इंडिस्पेंसिबल नहीं है, आज है कल नहीं होगा, मैं आज हूँ कल नहीं होंगी, इस मुल्क को ताहयात क़यामत तक जो है वो आपका ये स्टेटमेंट भी मेरे शो में नहीं होगा क्योंकि ये नाम लेना हमें मना है। ऑन अ लाइटर नोट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कुछ कहने वाला ही नहीं है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अंटिल माय नेक्स्ट शो। अल्लाह हाफिज।